हमारा आज का टॉपिक है अप्रोचेस टू डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेजुडिस। देखो, प्रेजुडिस का हमारा ये लास्ट टॉपिक है। मेरे हिसाब से इस टॉपिक के बाद हमारी जो सोशल साइकोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि कोई टॉपिक रह गया या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर देना, या फिर मैंने मेल आईडी मेरी डाल रखी है लिंक सेक्शन में, वहाँ से मेरे को मेल कर देना, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये बोला था कि इन अप्रोचेस को अलग अलग करके सेपरेट वीडियो में बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कि आपको समझने में दिक्कत हो। तो मैं इस सारे की एक ही वीडियो बना रही हूँ, इसको ध्यान से पढ़ लेना, कहीं बाद में ये बोलो कि मेरा ये टॉपिक रह गया, ये रह गया। क्योंकि अगर एक भी थ्योरी छोड़ दी ना तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे फिर बाद में पढ़ोगे तो, क्योंकि कुछ थ्योरीज में काफ़ी कुछ सिमिलर्स है और उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए अपना पहले से ही ध्यान रखना। तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहली है बायोलॉजिकल अप्रोच। देखो, जब हम बायोलॉजिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे, यानी कि हम अपने जीन्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहली थ्योरी हमारी क्या है, जेनेटिक सिमिलरिटी थ्योरी। इस थ्योरी में देखो, ये थ्योरी है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या बोला गया है, जीन्स आर द बेस ऑफ प्रेजुडिस। जो प्रेजुडिस है, हमारे जो प्रेजुडिस होते हैं उनका जो बेस है वो कौन है, जीन्स। इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इनहेरिटेंस, और इसमें हमारा जो इनहेरिटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो रस्टन 1989 थे, उन्होंने क्या बोला कि जो जीन्स है, एक कोई इंडिविजुअल है, मान लो ये इंडिविजुअल ए है, इसके जीन्स, और कोई अनदर जीन्स, सेम जीन्स वाला कोई इंडिविजुअल है बी, तो उनका जो प्रोडक्शन करते हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन से जो इनकरेज करते हैं किस चीज़ को, जो फ्यूचर जनरेशन होती है ना उसके अंदर अपने मतलब जो जीन्स हैं उनको सिक्योर करते हैं सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे क्या थी, जो इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं, इसमें देखो जो जीन्स है, जीन्स ये थोड़ा ना है कि जो हमारे पेरेंट्स में थे, हमारे दादा में थे, वही पापा में आए, फिर हम में आए, हमारे बच्चों में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जीन्स अलग चीज़ होती है, तो जीन्स सेम होने चाहिए। जब दो जीन्स वाले जो इंडिविजुअल है, जो सेम जीन्स है जिनके, वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो क्या इनकरेज करते हैं, फ्यूचर जनरेशन के अंदर सर्वाइवल को सिक्योर करते हैं। अब देखो, फिजिकल एंड बिहेवियरल सिमिलरिटी किस चीज़ का बेस होती है, जेनेटिक सिमिलरिटी का। और ये सबसे ज़्यादा क्या होती, किस में देखी जाती है, ये जो जेनेटिक्स वाली बात है, मतलब सेम जीन्स वाली बात है, जो ये एनिमल्स में देखी जाती है। ये जो जेनेटिकल सिमिलरिटी थ्योरी है ना, ये एनिमल्स में देखी जाती है, और एनिमल्स के बाद ह्यूमन बींग्स में, ये थी हमारी बायोलॉजिकल अप्रोच। इसमें मतलब ऐसा कुछ इतना ये इन्वॉल्व मत होना इसमें कि कहीं इसमें ही कन्फ्यूज होके रह जाओ। इनको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में जब लिखोगे ना आप, तो ये नहीं है कि आप सारी चीज़ों को लिख लोगे, जो मेन चीज़ है वे मैंने आपको बता दी हैं। इससे ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट मत कर लेना कि फिर उलझते ही रह जाओ इनमें। बिल्कुल ईजी से ईजी तरीके से सॉल्व मतलब बताया मैंने आपको ये, और इससे ज़्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट लोगे ना, इसमें इन्वॉल्व करो हो जाओगे तो फिर कन्फ्यूज ही हो जाओगे। इससे ज़्यादा कुछ ऐसा मत कर लेना कि उसमें ये टॉपिक भी पढ़ लिया, ये भी ऐड कर दिया, वो भी ऐड कर दिया। बिल्कुल इजी वे में बताया है, इससे ज़्यादा इजी वे में कोई नहीं बता सकता। ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल अप्रोच। सेकंड वन इज़ हिस्टोरिकल अप्रोच। देखो, ये मैंने हिंदी में लिख दिए, ये सारा सब कुछ इंग्लिश में था, क्योंकि जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले ना वो इन चीज़ों को तो समझ सकते हैं, लेकिन जो ये वाली चीज़ अगर मैं इंग्लिश में लिख दूंगी तो हो सकता है कि ये जो वर्ड है ना इनमें वो कन्फ्यूज़ हो जाए, इसलिए मैंने ये ऐसे ही लिख दिया। बाकी ऑलमोस्ट तो मैंने इंग्लिश में लिख रखा है सारा, क्योंकि इन जो हिंदी वाले बच्चे वो तो समझ लेते, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनको फिर ये वर्ड समझ नहीं आते। प्राचीन काल यानी जो हमारा नेसेंट टाइम था, उसी टाइम से जो इंडिविजुअल्स हम आपस में लड़ाई करते रहते हैं, हमारे आपस में जो रिश्ते हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। जो आर्थिक संघर्ष है, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट आ रखा है हमारे बीच में, अत्याचार हमारे साथ, अन्याय हो गया, हमारे झगड़े हो रहे हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें प्राचीन काल से ही चला रही हैं, यानी कि एंशिएंट टाइम से ही चली आ रही हैं। तो इससे हमारा एक स्पेसिफिक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है,
और वो जो एटीट्यूड जो हमारा डेवलप हुआ वो किस में चेंज होता है बाद में? प्रेजुडिस। हमारा प्रेजुडिस कैसे बनते हैं? देखो, हमारे आपसी झगड़े हो गए, हमारा सोशियो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है वो किसी से मैच नहीं हो रहा, हमारे किसी से झगड़े हैं, हम किसी से पॉलिटिकली या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये डिससिमिलरिटी रखते हैं तो उसके लिए हमारा एक डिफरेंट एटीट्यूड डेवलप हो जाता है और बाद में वही क्या बन जाता है? हमारा प्रेजुडिस। अब देखो, एक नॉर्मल बात जब हम करते हैं फीमेल कंडीशन और मेल कंडीशन की, एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिख रखा है ये क्योंकि देखो, फीमेल्स के लिए एक स्पेसिफिक थॉट बना रखी है हमारी सोसाइटी ने कि फीमेल्स कमज़ोर होती हैं, ये बात बात पे रोने लग जाती हैं, ये कुछ नहीं कर सकती हैं, ऐसा कुछ करके। मेल डोमिनेंट हमारी सोसाइटी है, बेचारे आदमियों को ऐसे यूँ बना के रखा है कि ये तो रो नहीं सकते, ये अपने इमोशन शो नहीं कर सकते। यानी कि हमारा ये एक प्रीजुडिस व्यू पॉइंट हमने पहले से ही, हमारी काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही चीज़ें, ये हमारी मेंटलिटी ऐसी बन गई है कि हम इन चीज़ों को मान लेते हैं कि फीमेल्स तो कमज़ोर होती है और मेल वो स्ट्रॉन्ग है, वो रो नहीं सकता, वो अपने इमोशन नहीं दिखा सकता, वो कुछ कह नहीं सकता। कितनी चीज़ें होती है जो मेल अपने अंदर एक्सप्रेस करता रहता है और ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये हमारे हिस्टोरिकल अप्रोच यानी कि पीछे से ये चीज़ें चली आ रही है, हमारे प्रेजुडिस बन गए और हम भी उन चीज़ों को मान रहे हैं। एक ऐसा ही एग्जाम्पल है ब्लैक और वाइट पीपल का। देखो, इससे आगे भी लिख रखे हैं मैंने। ब्लैक और वाइट पीपल में क्या कर रखा है इन्होंने, मतलब ऐसे कुछ हमारी थिंकिंग बनी हुई है कि जो ब्लैक पीपल होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते, जो वाइट पीपल होते हैं वो अच्छे होते हैं, सुंदर लगते हैं, ऐसा हमारी थिंकिंग पहले से बनी हुई है, हमारे प्रेजुडिस ऐसे बना रखे हैं। हमने कौन कौन सी अप्रोच कर ली? हमने बायोलॉजिकल अप्रोच कर ली, हिस्टोरिकल कर ली, अब हम करेंगे सोशियो कल्चरल अप्रोच। जब हम सोशियो और कल्चरल की बात करें तो इसका मतलब हम सोसाइटी और कल्चर की बात कर रहे हैं। यानी कि जब सोसाइटी और कल्चर मिलते हैं तो क्या बनता है? एक एटीट्यूड बनता है। एटीट्यूड कैसा बनता है कि या तो पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि एक, अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक ए ग्रुप है, एक बी ग्रुप है, इनके बीच में अगर कोई रिलेशन बन रहा तो मोस्टली टाइम नेगेटिव ही बनता है, क्योंकि एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के लोगों को पसंद नहीं करते। तो ये जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड का रिजल्ट क्या बनता है कि फिर वो हमारा प्रेजुडिस बन जाता है, हमारे पूर्व आग्रह बन जाते हैं वो। और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं? जो हमारी एजुकेशन होती है, हमारा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता है, इसको और क्या लिखते हैं? हमने पिछले वाली वीडियो में भी पढ़ा था ना, SES। कई जगह ये SES लिखा मिलेगा आपको, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, रूरल अर्बन रीजन, और ये हमारी कास्ट हो गई, रिलीजन, मास मीडिया, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, सोशल मोबिलिटी, ये वाली सारी चीज़ें। देखो, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो प्रेजुडिस को थोड़ा कम मानते हैं, वो अपने आप को चेंज भी कर लेते हैं जैसे। और फिर वो जैसे गांव के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा प्रेजुडिस उनका बिहेवियर होता है। रूरल जो अर्बन एरिया के होते हैं वो इतना प्रेजुडिस बिहेवियर शो नहीं करते हैं। ठीक है, सोशो कल्चरल में ये हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल कैटेगराइजेशन थ्योरी। इसमें क्या है, जब हम जो हमारी जो सोसाइटी है उसको हम नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। हम क्या, पूरी सोसाइटी ऐसे करती है कि एक तो हम होते हैं और एक वो। और जब हम कोई बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि ये हमारा है, ये उनका है, हम और वो, यानी कि वी और दे। इस दे में क्या है, जो हम बाकी किसी और की बात करें या तो हम उनको किसी कास्ट के बेस पे अपने से अलग मानते हैं, रिलीजन, जेंडर, एज, या फिर उनका प्रोफेशन अलग हो, इन डायमेंशन के बेसिस पे हम रिजल्ट क्या कर लेते हैं कि मतलब हम अपने आप में और उनमें क्या डिफरेंस बना लेते हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड हम बना लेते हैं कि नहीं, ये हमसे अलग है, ये अच्छे नहीं हैं, हम अच्छे हैं, ऐसा कुछ करके हम अपने प्रेजुडिस को बना लेते हैं। तो इसमें एक थ्योरी थी जो वाइल्डर 1986 और स्केलर एंड मास 1989 ने दी थी। तो उन्होंने क्या बोला कि दो ग्रुप हैं, मान लो कोई दो ग्रुप हैं ए और बी, इन दोनों के अपने अपनी ट्रेट्स हैं। ट्रेट को हिंदी में बोलते हैं शील गुण। शील गुण अगर किसी को पता ना हो तो यहाँ से देख लेना। दो ग्रुप हैं तो जाहिर सी बात है उनमें ग्रुप मेंबर्स भी होंगे। और क्या ये थोड़ा ना है कि ये सारे ग्रुप, इस ग्रुप के सारे मेंबर्स आपस में सेम होंगे या फिर इसके सारे ग्रुप मेंबर आपस में सेम होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जैक्ट होता क्या है, ए और बी ग्रुप हैं, उनकी ट्रेट्स मैच करती हैं। कैसे? ये नहीं कि ए ग्रुप के सारे मेंबर्स की ट्रेट मैच करेंगी,
और बी के सारे मेंबर्स की जो ट्रेड्स है वो मैच करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है कि ए ग्रुप वालों की बी के साथ मैच करे, बी वालों की ए के साथ, इसीलिए मैंने दोनों तरफ एरो लगा रखा है। लेकिन उसको हम डिनाई कर देते हैं, मतलब ये बात हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे अंदर जो पर्सनैलिटी लगा लो, हमारा व्यू पॉइंट, हमारा एटीट्यूड, हमारी ट्रेड्स, हम मानते ही नहीं कि दूसरे ग्रुप से मैच कर रहे हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि थॉट ऑफ ईच ग्रुप, इस ग्रुप की थॉट अलग है, इस ग्रुप की थॉट अलग है। तो हमें क्या लगता है कि नहीं नहीं, ये तो अनडिजायर्ड ट्रेट है, इसलिए हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। और इनसे सहमत कौन कौन सा था, कौन कौन इस थ्योरी से सहमत थे? तेजफल 1982, स्टेफन 1985, टर्नर एट ऑल 1987, गेटनर एट ऑल 1989। ये सारे के सारे इनकी थ्योरी से सहमत थे, वेल्डर एंड स्केलर मासेस की। ये देखो, ये एक अलग नाम है और ये एक साथ पढ़ा जाएगा, ठीक। तो जो कुछ साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि ग्रुप मेंबर्स फील जेलस, जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो जेलस फील करते हैं दूसरे ग्रुप से, यानी कि ए ग्रुप के मान लो अब बी ग्रुप वालों से या बी वाले ए वाले ग्रुप से जेलस फील करेंगे। लेकिन जेलसी का उनका ये मतलब नहीं होता है कि हम तुम्हें धरती से पैसे गायब कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, नहीं। वो क्योंकि उनमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, तो दूसरे ग्रुप वाले क्या करते हैं, जो थोड़े मैच्योर होते हैं, एजुकेशन सिस्टम जिन्हें अच्छा मिला, जो अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं, फिर थोड़ा है, ये मान लो कि आप अर्बन एरिया में रहते हैं, ऐसा नहीं कि रूरल एरिया वाले सारे ही लोग प्रेजुडिस होते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उनका एटीट्यूड ये नहीं है कि उनका एटीट्यूड एक ऐसा बन रखा है, नहीं। हर सोसाइटी में हर जगह पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। लेकिन एक जब हम मोस्टली पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम उस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो, वो मान लो कि ए ग्रुप के कुछ मेंबर बी ग्रुप वालों से जेलस फील कर रहे हैं, कुछ तो क्या होंगे कि इनसे जलते ही रह जाएंगे, ये मतलब ये अच्छे काम कर रहे हैं मान लो बी ग्रुप वाले, तो ये वाले इनसे जलने लग जाएंगे, नहीं ये तो ये अमीन को पसंद नहीं करते, ये तो ऐसा करते, ये तो वैसा करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनकी अच्छी चीज़ों को देख के उनसे सीखते हैं कि ये इतना अच्छा कर रहे हैं, चलो हम इससे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे, हम अपनी ट्रेड्स को चेंज करेंगे, हम अपनी थिंकिंग को चेंज करेंगे। इम्प्रूव दैमसेल्व्स फ्रॉम अदर ग्रुप्स मिस्टेक, और जैसे ये ग्रुप वाले अगर कोई मिस्टेक करते तो ये ग्रुप वाले इनकी मिस्टेक से सीखेंगे कि ये ऐसा गलत, अच्छा इन्होंने ऐसा ऐसा किया तो ये गलत था, नहीं हम ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी कॉग्निटिव अप्रोच। देखो, वैसे तो जो बुक में दे रखी थी आगे पीछे थी, लेकिन मेरे को जैसे इजी वे में ये बताना लगा ना, तो मैंने उस हिसाब से अप्रोचेज आगे पीछे कर दी हैं, क्योंकि आप लोगों को इस तरीके से जल्दी याद हो जाएंगी ये। उसके बाद है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड थिंकिंग। अब देखो, जब हम कोग्निटिव अप्रोच की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे कोग्निशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। और सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड थिंकिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड थिंकिंग, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि हम अपने माइंड की बात कर रहे हैं, यानी कि हम अपने कोग्निटिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। जो कोग्निटिव प्रेजुडिस होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्या होता है कि हम दूसरे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट वी थिंक अबाउट अदर्स। और क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होती है, और उस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का रिजल्ट क्या होता है। हम कुछ लोगों के, मान लो हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, हम इस चीज़ पे सोचने लग जाए, हम उनके बारे में कुछ पता करेंगे, हमें वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हमारे पास कुछ तो नॉलेज से हमने उसका यूज़ किया, कुछ हमारा उन लोगों के लिए बिलीफ सिस्टम बन रखा है, तो वो टोटल मिलके क्या बन गया, हमारा कोग्निटिव फ्रेमवर्क बन गया। और उसके बाद फिर क्या है कि रिकॉल, अगर हम फ्यूचर में किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाएं तो हम इन चीज़ों को रिकॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। इसका सेकंड पार्ट क्या है कोग्निटिव अप्रोचेस का, एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस चीज़ का। जैसे जो अदर इंडिविजुअल्स जैसे जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और उनके उस तरीके का बिहेव करने का रीज़न क्या है, यानी कि कॉजेज़ क्या हैं, हम उन सिचुएशन में खुद को पुट करके देखते हैं कि अगर हम ही की जगह होते तो हम कैसे रिएक्ट करते, क्या हम भी इस प्रॉब्लम को इसी तरीके से सॉल्व करते, ऐसी। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है, कंपैरिजन। कंपैरिजन का रिजल्ट क्या निकलता है, हमेशा क्या करते हैं, जैसे हम कंपेयर करते हैं किसी के साथ, मान लो ए इंडिविजुअल है कोई और बी इंडिविजुअल है, वो आपस में कंपेयर करें तो क्या करेंगे, वो एक मतलब अगर ए वाला बी से कंपेयर कर रहा है तो वो बी के जैसा बनने की कोशिश करेगा कंपैरिजन में। मान लो फॉर एग्जांपल हम किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, बी वाला ज़्यादा पढ़ रहा है तो ए वाला क्या सोचेगा, मैं इससे भी ज़्यादा पढ़ूंगा, एटलीस्ट इतना तो पढ़ूंगा ही, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करूँगा। देखो, और एक अलग पर्सपेक्टिव से भी हम इसको देखते हैं कैसे, जो हबसी लोग होते हैं ना उनको बोलते हैं कि तो लेज़ी हैं,
और फीमेल्स को क्या बोला जाता है कि ये कमज़ोर होती हैं। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या निकला? जो हफ्सी हैं उनको तो हम बोलते हैं लेज़ी, और जो फीमेल्स हैं उनको समझते हैं हम वीक। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि ये दोनों अनसक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि फीमेल्स तो कमज़ोर हैं और जो हफ्सी होते हैं वो लेज़ी होते हैं। ये हमारा जो रिज़ल्ट है ये हमारी थिंकिंग है ना। ये जो रिज़ल्ट निकला है किस बेसिस पे निकला है? हमारी थिंकिंग के बेसिस पे। तो हमारी कोग्निटिव स्ट्रेटजी क्या थी कि हमने जिस अपने माइंड में सेट कर रखे, अपने प्रेजुडिस बना रखे हैं कि फीमेल्स वीक होती है और हफ्सी लेज़ी होते हैं। इसके बाद थ्योरी है साइकोडायनेमिक अप्रोच। इसमें क्या होता है? देखो, फर्स्ट्रेटेड इंसान कब फील करता है? जब वो अपना कोई, मान लो ये कोई गोल है किसी इंडिविजुअल का, वो यहाँ तक बिल्कुल पहुँचने वाला होता है या फिर किसी भी स्टेज पे होता है यहाँ पे, या फिर बिल्कुल ही इसके पास पहुँच गया और ऐसे ही कोई ऑब्स्टेकल आ जाए बीच में। कोई ऑब्स्टेकल क्या होता है? बाधा होती है। तो तो उस टाइम पे जो इंडिविजुअल होता है वो क्या फील करने लग जाता है? फ्रस्ट्रेशन। ऑब्स्टेकल्स आती हैं किस चीज़, और इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? हमारी फीलिंग्स और इमोशन पे। फिर हम इसको स्प्रेस, अपनी जो इमोशन हमारी फीलिंग्स है उनको प्रेस करने लग जाते हैं। ऐसे हम ईगो के साथ करते हैं। जैसे जो वीक ईगो होती है जिन लोगों की, वो भी अपने रिप्रेशन करते हैं फिर बाद में उसको। और इस चीज़ से खुद को डिफाइन अगर हम ये मानना चाहें कि हम इसको मतलब डिफेंस मैकेनिज्म में लगाना चाहें तो क्या लगाएंगे हम उसमें? या तो प्रोजेक्शन, या डिस्प्लेसमेंट, या फिर रैशनलाइजेशन। देखो, अब प्रोजेक्शन में क्या होता है? कोई भी फर्स्ट्रेटेड डिज़ायर है हमारी, प्रोजेक्शन कब बनते हैं? जब हम उसमें कौन सा एक्शन लगाते हैं, कौन सा मैकेनिज्म लगाते हैं? जब हम एक्शन का मैकेनिज्म लगाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? और उस तरफ से हम क्या कर लेते हैं? अपना प्रेजुडिस, जो पर्सपेक्टिव, हम उसको अपना लेते हैं। उसके बाद क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस करना क्या होता है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिप्लेस कर देना। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? एक चीज़ से हटा के उसको दूसरी डायरेक्शन दे देना। देखो, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो उसमें, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन रखी है जिसमें इंसान को गुस्सा है, तो वो क्या करेगा? अगर वो वहाँ पे गुस्सा शो नहीं कर सकता तो उस चीज़ को डिस्प्लेस करेगा। देखो, जैसे इंडिविजुअल होती है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस होता है। मान लो वो अपनी इकोनॉमिक स्टेटस से अनसेटिस्फाइड है। वैसे तो हमने इकोनॉमिक स्टेटस का यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, लेकिन सिचुएशन और क्या हो सकती है? इकोनॉमिकली वीक हो, सोशल, पॉलिटिकल, या फिर जो यंग बच्चे हैं आज के, वो फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। और उस फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं तो क्या करते हैं? वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, और उससे उनका क्या डेवलप हो जाता है? प्रेजुडिस बिहेवियर उनका डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रैशनलाइजेशन की। थर्ड पार्ट बचा हुआ है इसी का। जो लोग हैं वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, ग्रीडी होते हैं, कुछ सेक्सुअल तरीके के, मतलब जिनमें सेक्सुअलिटी ज़्यादा होती है, इमोशंस होते हैं उनमें जो सोशली अनअप्रूव्ड बिहेवियर ने सारे, जो एग्रेसिव बिहेवियर, हम ऐसे ही थोड़ा ना किसी को मार दिया, किसी का धक्का मार दिया, किसी को जान से मार दिया, किसी को गाली गलौज कर दिया, लालच दिखा लिया, पब्लिक प्लेस में सेक्सुअलिटी दिखाना, ये सारी चीज़ें अनअप्रूव्ड बिहेवियर हैं। सारे के सारे इमोशन हैं जो ये अनअप्रूव्ड हैं, सोशली अनअप्रूव्ड। तो इसमें हेल्प कौन करता है? रैशनलाइजेशन। कैसे? और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लग जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये सोसाइटी इन चीज़ों को अप्रूव नहीं करेगी, तो वो क्या कर लेते हैं? रैशनलाइजेशन। अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए वो किसकी हेल्प लेते हैं? रैशनलाइजेशन की। फ्रस्ट्रेशन होती है जो, इसको और क्या, इसमें जो क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है? स्कैपगॉट थ्योरी। इसमें कौन सी थ्योरी होती है? फ्रस्ट्रेशन में स्कैपगॉट थ्योरी है, जिसका नेगेटिव एस्पेक्ट है ये फ्रस्ट्रेशन है जो। फिर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ऑन वीक सोर्स। जो ईगो होती है, ईगो में क्या होता है? हम इंसान इनसिक्योर हो जाता है, एग्जाइटी फील करने लग जाता है। अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी होती है जो प्रेजुडिस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो, तुम्हारी थ्योरी बचती हैं दो। सिचुएशनल अप्रोच। तो सिचुएशनल अप्रोच में क्या होता है? सिचुएशन से हम समझ रहे हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन, या तो जिसमें कोई भी प्रॉब्लमेटिक सीन क्रिएट हो गया हो। देखो, जो हमारे प्रेजुडिस एटीट्यूड होता है वो क्या होता है कि जो हमारा जो आसपास का जो इमीडिएट, मान लो हम किसी सिचुएशन में, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उस टाइम पे हम जो एक्टिविटी करते हैं, और हमारे आस सबसे मेन चीज़ तो क्या होती है? हमारा जो इमीडिएट एनवायरनमेंट, उस टाइम पे हमारे आसपास माहौल कैसा बना हुआ है। और जब हम कोई ऐसी सिचुएशन बन रखी जिसका सॉल्यूशन हमें अभी करना, तो हम बिल्कुल एक्टिवली और बिल्कुल स्ट्रांगली उस एटीट्यूड को शो करेंगे, और फिर वो क्या बन जाता है? हमारा प्रेजुडिस।
और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से होते हैं सिचुएशनल अप्रोच में? सोशल लर्निंग, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपटीशन फॉर स्कैर्स रिसोर्सेज। सबसे पहले देखो इसमें जो सोशल लर्निंग है, सोशल लर्निंग बच्चा करता कहाँ से है? अपने पेरेंट्स से। उनके पेरेंट्स जो बोलते हैं नहीं बेटा ये नहीं करना, ये ठीक है, ये गलत है, इसे को ऐसे मत करो, इसको वैसे मत करो। फिर बच्चा खेलने जाता है, खेलने वाली चीज़ों के साथ या उन बच्चों के साथ जिनके साथ वो खेल रहा है उनके साथ उसका बिहेवियर कैसा है, या फिर किस चीज़ से वो खेल रहा है। पेरेंट्स का जो स्टाइल होता है, पेरेंटिंग स्टाइल बोलो या फिर उनके पैम्पर करने का बच्चे को जो तरीका होता है, वो जो बच्चा है दूसरे लोगों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ कैसे इन्वॉल्व होता है, फ्रीली इन्वॉल्व होता है या फिर उसमें हेजिटेशन है, उसका रोल मॉडल कौन है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके टीचर हैं या फिर उसके फ्रेंड्स हैं, कौन है, दादा दादी कोई भी हो सकता है। बच्चे की मेंटल स्टेट है, जो उसका किसी प्रॉब्लम है मेंटल स्टेट में, वो मतलब उसको कोई प्रॉब्लम है और जो उनको मेंटली प्रॉब्लम बच्चे को कोई, तो उसको किस तरीके का सॉल्यूशन मिल रहा है, तो उससे भी इसका एटीट्यूड चेंज होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेरेंट्स का जो एटीट्यूड होता है वो भी बच्चे के सोशल लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। आगे है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन कौन प्ले करता है? जोग्राफिकल एरिया, एज, एजुकेशनल लेवल। देखो यहाँ से इसका मीनिंग समझो। जोग्राफिकल एरिया का मतलब हम किस तरीके की जगह पे रहते हैं, हमारी एज क्या है, हमारा एजुकेशनल जो लेवल है वो क्या, हम पढ़े लिखे कितने हैं, क्योंकि एजुकेशन इंसान को काफ़ी कुछ सिखाती है। इससे आगे अब प्रेजुडिस लेवल देखो अब इनमें कैसे होता है। देखो जो वाइट पीपल होते हैं वो प्रेजुडिसिक जो बिहेवियर होता है वो ज़्यादा शो करते हैं, लेकिन ब्लैक पीपल कम करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो प्रेजुडिस बिहेवियर उनमें कम होता है, जो अनपढ़ लोग होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। जो अडल्ट हैं या फिर जो बड़ी एज हो गई है, जिनकी जो पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, ये हैं, मतलब जो बच्चे नहीं हैं या फिर जो अडोलेसेंट एज में नहीं हैं, वो सारे ज़्यादा बिहेवियर शो करते हैं प्रेजुडिस बिहेवियर। लेकिन जो बच्चे होते हैं और जो यंगस्टर होते हैं वो जल्दी अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो वो जो प्रेजुडिस बिहेवियर है वो कम शो करते हैं। आगे है कंपटीशन फॉर स्कैर्स रिसोर्सेज। देखो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो यही है कि जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी बताना है, क्योंकि कंपटीशन है तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होते हैं बच्चे। देखो एग्जाम्पल हमने मान के रखा, हम एग्जाम्पल मान लो या फिर इसको एक सिचुएशन क्रिएट करके समझ लो कि आप इसको इसी तरीके से समझ सकते हो। इससे ईजी तरीका मेरे को कुछ नहीं लग रहा। जैसे बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की, तो कंपैरिजन कहाँ पे हुआ? एक तो गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर, या फिर गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। तो जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें एक लिमिटेड सीट होती हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो हमारा जो प्रीजुडिस है वो क्या बन रखा है कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी हैं और प्राइवेट जॉब के कंपैरिजन में। तो वहाँ पे क्या हो गया? बच्चों के जो जॉब्स हैं उसमें कन्फ्लिक्ट बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इतनी सीट तो है ही नहीं कि सारे बच्चे ही गवर्नमेंट जॉब लग जाएं, या फिर ये मान लो कि प्राइवेट जॉब में जो अच्छी अच्छी प्रोफाइल हैं, जो अच्छी पोस्ट है वहीं पे जाएं। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर जो नीचे की जो क्लासेस हैं, बाकी की हायर क्लासेस को छोड़ के जो और क्लासेस बच गई, उन पे काम कौन करेगा फिर? तो ये कन्फ्लिक्ट सिचुएशन बन गई जॉब्स के बीच में कि गवर्नमेंट चूज़ करें या प्राइवेट जॉब चूज़ करें। अगर चूज़ कर लिया तो फिर पढ़ना क्या पड़ेगा, और गवर्नमेंट में जाते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा है। तो इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जॉब्स है, इसकी वजह से, इस रीज़न की वजह से क्या बनी थी? हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो बनी थी। और मेरे हिसाब से अब आपकी जो सोशल साइकोलॉजी है वो हो गई है कंप्लीट। जो आपकी सोशल साइकोलॉजी है वो मेरी तरफ से ख़त्म हो चुकी है। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी सोशल साइकोलॉजी के नाम से। जब भी जिसको ज़रूरत हो वो वहाँ पे चेक कर लेना। मेरी तरफ से सोशल साइकोलॉजी कंप्लीट हो गई है। और इसके बाद अब कौन सा जो पार्ट है वो स्टार्ट करना है या फिर कौन सी बुक स्टार्ट करनी है वो आप बता देना। उसी की वीडियोस अब आगे आएंगी। एक बुक बता दो कि अब कौन सी साइकोलॉजी की, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बनानी है या फिर एक्सपेरिमेंटल बनानी है, क्लिनिकल बनानी है, डेवलपमेंटल या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी, जो भी बनाना है वो मेरे को बता देना। उसी हिसाब से फिर आगे अब वीडियो बनाएंगे। हाँ, और ये हमारा सोशल साइकोलॉजी हमारा ख़त्म हो गया है। ये सारी की सारी जितने भी चैप्टर हैं इन सबको मैं एक ही प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी। आराम से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं आगे किसी वीडियो में। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने अपनी मेल आईडी, वैसे तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, उसमें यहाँ पे भी डाल दूँगी। और जो चैनल का लिंक, जो वो है क्या हमारा, अरे क्या बोलते हैं उसको, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सारे लिंक मैंने डाल रखे हैं। या तो मेल के थ्रू कांटेक्ट कर लेना या फिर
जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है वो मेल आईडी में वैसे भी मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, ankita.malik1428@gmail.com। ठीक है, ये मेरी मेल आईडी है, इसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो आपको किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है तो। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।